कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर में आराम से बैठे हों और अचानक फोन पर आपको बताया जाए कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना, पर यह कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। साइबर ठगों के एक नए और बेहद खतरनाक जाल की। नमस्कार और स्वागत है इस विशेष गहन विश्लेषण में। आज हम भारत में तेजी से फैल रहे एक गंभीर साइबर खतरे पर गहराई से बात करेंगे। ये है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। हमारी आज की ये बातचीत देखिए कई स्रोतों पर आधारित है। इसमें लॉ चक्रा और इंडिया टुडे के लेख हैं, विकिपीडिया से मिली जानकारी है, कुछ सरकारी दस्तावेज भी हैं जैसे लोकसभा के प्रश्नोत्तर और गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्तियां। और हाँ, रेडिट जैसी जगहों पर लोगों ने जो अपने अनुभव साझा किए हैं वो भी हैं, और कुछ यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स भी हमने देखे हैं। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है, इस पूरे स्कैम को समझना, ये कैसे काम करता है, इसका कितना व्यापक असर हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम और आप इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या चीज। आसान शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से एक धोखा है, एक फर्जीवाड़ा। बिल्कुल। इसमें होता यह है कि अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, कभी सीबीआई अफसर या एनसीबी, आरबीआई, इनकम टैक्स विभाग, यहां तक कि डाकघर का कर्मचारी बताकर आम नागरिकों को अपना शिकार बनाते हैं। हाँ, और ये नाम डिजिटल अरेस्ट, इस सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है। यही तो सारी बात है। ये शब्द डिजिटल अरेस्ट अपने आप में ही एक धोखा है। मतलब भारत के कानून में ऐसी कोई चीज या प्रक्रिया है ही नहीं। अच्छा, ये कानूनी शब्द ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शब्द तो अपराधियों ने सिर्फ डर पैदा करने और लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से फंसाने के लिए घड़ा है। ये असल में डर और भरोसे के क्या कहते हैं, नाजुक संतुलन का फायदा उठाने वाला एक मानसिक खेल है। समझ गया। मतलब डर दिखाओ और काम निकालो। हाँ, बिल्कुल। और ये डर पैदा करने के लिए इल्जाम भी कोई छोटे मोटे नहीं लगाते होंगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहेंगे कि आपके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, या आपके नाम से भेजे गए किसी पार्सल में मान लीजिए एमडीएमए जैसे ड्रग्स मिले हैं। ओह, या फिर कहेंगे कि आपकी पहचान मतलब आइडेंटिटी चोरी हो गई है और उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, या आप पर कोई भारी जुर्माना या टैक्स बकाया है। और बात को असली जैसा दिखाने के लिए हाँ हाँ, यही तो चालाकी है। वो कभी कभी आपको नकली दिखने वाले डिजिटल अरेस्ट वारंट या पुलिस के आईडी कार्ड पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर या ईमेल से। अरे बाप रे! और आजकल ये सब बनाना कितना आसान हो गया है। बिल्कुल, बस यही लोग धोखा खा जाते हैं। जब मैंने इन स्रोतों को खंगाला तो मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर कि कैसे ये ठग लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिनटों में उड़ा देते हैं। लेकिन ये करते कैसे हैं? इनका तरीका क्या है? मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे फंसाते हैं? देखिए, इनका काम करने का तरीका, जिसे हम मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो काफी सोचा समझा और कई चरणों में बटा होता है। ये अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे पीड़ित को अपने जाल में फंसाते हैं। अच्छा, तो पहला कदम क्या होता है? पहला कदम होता है संपर्क साधना। ये आपको फोन कॉल कर सकते हैं, और अक्सर ये कॉल अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आती हैं। लेकिन हाँ, वो अजीब से नंबर दिखते हैं कभी-कभी, +44, +65। हाँ, वही। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करके, जिसे स्पूफिंग कहते हैं, हाँ। ये उन नंबरों को भारतीय मोबाइल या लैंडलाइन नंबर जैसा दिखा सकते हैं। स्पूफिंग मतलब वो धोखा देना कि कॉल कहीं और से आ रही है। बिल्कुल। स्क्रीन पर आपको लगेगा कि शायद दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस का नंबर है, पर कॉल असल में कहीं और से, शायद देश के बाहर से ही आ रही हो। ये समझना जरूरी है कि सिर्फ कॉलर आईडी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात बताई आपने। तो फोन कॉल के अलावा? हाँ, फोन कॉल के अलावा ये एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, या आजकल तो सीधे वीडियो कॉल के जरिए भी संपर्क साधते हैं। ठीक है, संपर्क हो गया। फिर आता है दूसरा चरण, तत्काल कार्रवाई का दबाव बनाना और डर पैदा करना। वो आपको बताएंगे कि मामला बहुत बहुत ही गंभीर है, और अगर आपने तुरंत सहयोग नहीं किया तो आपकी गिरफ्तारी पक्की है, या आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। ओह, मतलब सीधे धमकाना। हाँ, मकसद यही होता है कि आपको इतना डरा दिया जाए कि आप सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठें। और यहीं से शुरू होता है तीसरा चरण, जिसे कहते हैं अलगाव की रणनीति, आइसोलेशन। ये पीड़ित को घंटों तक वीडियो कॉल पर उलझाए रखते हैं। घंटों तक?
वीडियो कॉल पर? हाँ हाँ, घंटों तक। और उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि वो इस जांच के बारे में किसी को ना बताएं, न परिवार को न दोस्तों को, किसी को भी नहीं। अरे, कई बार तो उन्हें भर के किसी एक कमरे में बंद रहने या पास के किसी होटल में अकेले जाके रहने को कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसका सीधा मकसद है पीड़ित को बाहरी मदद या सलाह से पूरी तरह काट देना, अकेला कर देना। ताकि वो और डर जाए और किसी से पूछ भी ना सके। बिल्कुल। और जब पीड़ित पूरी तरह डर चुका होता है और अकेला पड़ जाता है, तब आता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, पैसों की मांग। आ गया मुद्दा, पैसा। हाँ, वो कहेंगे कि जुर्माना भरना होगा या मामले को सेटल करने के लिए कोई फीस देनी होगी या फिर आपके खाते को वेरीफाई करने के लिए उसमें से कुछ रकम किसी और खाते में ट्रांसफर करनी होगी। बहाने कई हो सकते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाते होंगे। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाला पहलू है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वीडियो कॉल पर आपको वर्दी पहने हुए नकली अधिकारी दिखेंगे। वर्दी में? हाँ, कभी-कभी माहौल बनाने के लिए पीछे से रोने धोने या पुलिस सायरन जैसी नकली आवाजें भी सुनाई जा सकती हैं। क्या बात कर रही हैं? और राष्ट्रीय सुरक्षा या देश हित का हवाला देकर पीड़ित पर भावनात्मक दबाव भी बनाया जाता है कि अगर आपने सहयोग नहीं किया तो आप देश के दुश्मन माने जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये तो बहुत ही डरावना है। और पैसे लेने का क्या तरीका होता है इनका? सीधे अपने खाते में तो मंगवाते नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये बहुत चालाकी से काम करते हैं। ये अक्सर मनी म्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मनी म्यूल्स, ये क्या होता है? मनी म्यूल मतलब वो लोग जो थोड़े से कमीशन के लालच में अपने बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध पैसों को इधर उधर करने के लिए करने देते हैं। ठग पैसा पहले इनके खाते में डलवाते हैं, फिर ये उसे आगे किसी और खाते में भेज देते हैं, फिर वहां से कहीं और। अच्छा, मतलब पैसों की चेन बना देते हैं ताकि पकड़ा ना जाए। हाँ बिल्कुल। इससे पैसे के असली स्रोत और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि असली पुलिस या कोई भी एजेंसी ऐसे काम नहीं करती है। बिल्कुल नहीं। यहाँ ये अंतर समझना निर्णायक है। असली कानूनी प्रक्रिया और इस धोखाधड़ी में जमीन आसमान का फर्क है। कोई भी वास्तविक पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे की मांग नहीं करती। कभी नहीं। कभी नहीं। वो कभी भी तत्काल भुगतान के लिए इस तरह का अनुचित दबाव नहीं डालते। गिरफ्तारी या किसी भी कानूनी कार्रवाई की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। उसमें नोटिस देना होता है, व्यक्ति को उसके अधिकार बताने होते हैं, ये सब होता है। ये ठग सिर्फ डर का इस्तेमाल करते हैं। आपकी घबराहट इनका सबसे बड़ा हथियार है। और ये डर कितना बड़ा हथियार बन चुका है, ये अब जरा आंकड़ों से समझते हैं। ये आंकड़े वाकई आंखें खोलने वाले हैं। जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है I4C, उसके मुताबिक साइबर अपराध की शिकायतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। कितनी तेजी से? देखिए, जहां 2021 में लगभग 1,35,000 शिकायतें दर्ज हुई थी, वहीं 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 11,31,000 से भी ज्यादा हो गया। अरे बाप रे, मतलब लगभग 8-9 गुना बढ़ गया सिर्फ 2 साल में। ये वाकई चिंताजनक उछाल है ना? और अगर हम वित्तीय नुकसान की बात करें तो 2021 से लेकर सितंबर 2024 तक सभी तरह के साइबर अपराधों से अनुमानित कुल नुकसान 27,914 करोड़ रुपए का है। 27,000 करोड़, ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। और इसमें से अगर हम सिर्फ डिजिटल अरेस्ट स्कैम की बात करें तो जो 63,481 शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनमें ही 1,616 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1,600 करोड़ से ज्यादा सिर्फ इस एक तरह के स्कैम से। हाँ, और सिर्फ 2024 के पहले 4 महीनों को ही देखें तो डिजिटल अरेस्ट के जरिए 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। सिर्फ 4 महीने में 120 करोड़। जबकि इसी दौरान सभी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी से कुल 1777 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया। मतलब ये डिजिटल अरेस्ट वाला हिस्सा भी काफी बड़ा है। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। न जाने कितने लोग शर्मिंदगी या जानकारी के अभाव में शिकायती दर्ज ही नहीं कराते होंगे। असल नुकसान शायद इससे कहीं ज्यादा हो। सही कहा। और इन आंकड़ों के पीछे असली इंसानों की बहुत दर्दनाक कहानियां छिपी हैं। कुछ मामले जो मीडिया में आए वो तो दिल दहला देने वाले हैं। जैसे मंगलुरु में एक बुजुर्ग महिला थी जिनसे ठगों ने 7 महीने तक संपर्क बनाए रखा और कुल 3.5 करोड़ रुपए ठग लिए। 7 महीने और लगभग 4 करोड़, अविश्वसनीय। और कर्नाटक का ही एक और दुखद मामला है जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति ने इस स्कैम में 50 लाख रुपए गंवा दिए और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये तो बहुत ही दुखद है। मुंबई में एक 81 वर्षीय महिला से
7 करोड़ 80 लाख रुपए की भारी भरकम रकम ठग ली गई। 7 करोड़ 80 लाख। बुजुर्गों को निशाना बनाना कितना आसान होता है इनके लिए। हाँ, लेकिन एक मामला पश्चिम बंगाल का भी है, एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक का, जिनसे 1 करोड़ रुपए ठगे गए थे। इस मामले में एक अच्छी बात यह हुई कि इसमें शामिल 9 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। ये शायद डिजिटल अरेस्ट मामले में देश की पहली सजा है। ये अच्छी खबर है, कम से कम कुछ अपराधियों को सजा तो मिली। ये उदाहरण दिखाते हैं कि इसका असर कितना गहरा और विनाशकारी हो सकता है। और ये सिर्फ आम लोग ही नहीं, जाने माने लोग भी शिकार हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं अंकुश बहुगुणा, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया था कि कैसे ठगों ने उन्हें लगभग 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। 40 घंटे? हाँ, या मुंबई की वो महिला जिन्हें वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने तक को मजबूर किया गया और फिर 1.7 लाख रुपए ठग लिए गए। ये तो भयानक है। और भी हैं, यूपी के एक मॉडल, बैंगलोर के आईटी पेशेवर, पुणे के डॉक्टर, लिस्ट लंबी है और ये दिखाती कि कोई भी इसका शिकार बन सकता है। यहां तक कि आज तक की संपादक ऋचा मिश्रा जी को भी इन ठगों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। तो मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समझना जरूरी है कि ये घोटाले सिर्फ भारत के भीतर से ही नहीं चलाए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब बाहर से भी ऑपरेट हो रहे हैं। हाँ, इनके तार अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में बैठे संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े होते हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। हाँ, इन देशों में जो थोड़ी अस्थिरता है उसका फायदा उठाकर ये वहाँ कॉल सेंटर जैसे सेटअप चलाते हैं और वहाँ से भारत में लोगों को निशाना बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें पकड़ना और इन पर कार्रवाई करना भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। समझ गया, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है पूरा। और भारत के भीतर देखें तो क्या कोई राज्य ज्यादा प्रभावित है, कोई पैटर्न है? हाँ, आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक इस तरह के मामलों में सबसे आगे है। वहाँ लगभग 641 मामले दर्ज हुए और करीब 109 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कर्नाटक सबसे ऊपर, और उसके बाद? उसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां 301 मामले और 10 करोड़ रुपए का नुकसान रिपोर्ट हुआ। इनके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य भी बुरी तरह प्रभावित हैं। और हमने उदाहरणों में भी देखा कि अक्सर बुजुर्ग और महिलाएं ज्यादा निशाना बन रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वे तकनीक के साथ उतने सहज नहीं होते, या कई बार अकेले रहते हैं, या फिर शायद आसानी से डर जाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, शिकार कोई भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बढ़ते खतरे से खुद को और अपने प्रियजनों को कैसे बचाया जाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कई स्रोतों जैसे लॉ चक्रा, लोगों के रेडिट पर साझा अनुभव और जागरण जोश जैसी वेबसाइट्स पर कुछ बहुत ही कारगर और व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। हाँ, और सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, शांत रहें, घबराएं नहीं। ये कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब कोई वर्दी में दिखने वाला आदमी फोन पर धमका रहा हो। बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन याद रखना होगा कि ठग आपकी घबराहट और डर का ही फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी तरह शांत रह पाए तो आप तर्कसंगत रूप से सोच पाएंगे, शायद। ठीक है, शांत रहें। दूसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध फोन कॉल से बेहद सावधान रहें, खासकर अगर कॉल उन अंतर्राष्ट्रीय कोड वाले नंबरों +44, +65, +880 वगैरह से आ रही हो, या कोई ऐसा नंबर जो किसी सरकारी एजेंसी का होने का दावा तो कर रहा है पर आपको अपरिचित लग रहा हो। मतलब हर अनजान कॉल उठाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर उठा भी ली है तो बहुत सतर्क रहें, सुने पर तुरंत विश्वास न करें। तीसरा, अगर कॉल करने वाला खुद को कोई पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बता रहा है तो उसकी पहचान को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करें, वेरीफाई करें। कैसे? उनकी बताई किसी भी बात पर तुरंत यकीन न करें। सबसे अच्छा है कॉल काट दें और उस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से उनका हेल्पलाइन नंबर लें या नजदीकी दफ्तर या पुलिस स्टेशन जाकर जानकारी लें। ये जरूरी है कि कॉलर के दिए नंबर पर वापस कॉल ना करें। हाँ, बहुत जरूरी। हो सकता है वो नंबर भी उसी गिरोह का हिस्सा हो। आपको खुद से आधिकारिक नंबर ढूंढना होगा। ठीक है। चौथा, अपनी कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक खाता विवरण, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर या सबसे जरूरी OTP फोन कॉल या वीडियो कॉल पर कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। कभी नहीं। कोई भी असली सरकारी अधिकारी या बैंक कर्मचारी आपसे ये संवेदनशील जानकारी इस तरह फोन पर नहीं मांगेगा। सीधी सी बात है। पांचवा,
किसी भी तरह के दबाव में आने से इनकार करें। अगर कोई आपसे तत्काल पैसे भेजने या कोई कार्रवाई करने के लिए जोर डाल रहा है, कह रहा है कि अभी करो, इसी वक्त करो, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, खतरा है। तो क्या करें? साफ मना कर दें। कहें कि आप पहले वेरीफाई करेंगे या अपने वकील से बात करेंगे। असली सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है और आपको अपनी बात रखने या सलाह लेने का पूरा मौका दिया जाता है। ये हड़बड़ी हमेशा स्कैम का संकेत होती है। छठा पॉइंट। छठा, सामने वाला चाहे कितने भी असली दिखने वाले आईडी कार्ड या दस्तावेज दिखाए, जैसे वो वारंट वगैरह, उन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। क्यों? क्योंकि आजकल फर्जी दस्तावेज बनाना बहुत आसान है। वो दिखने में असली लग सकते हैं पर होते नकली हैं। ठीक है। सातवां, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको ऐसी कोई भी संदिग्ध कॉल आती है तो तुरंत अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताएं। उनसे सलाह लें। अकेले न रहें मतलब? हाँ, ठगों की एक मुख्य रणनीति होती है पीड़ित को अकेला करना, ताकि वो डर और भ्रम में गलत फैसले ले बैठे। किसी से बात करने से आपको हिम्मत मिलेगी और स्थिति को सही तरीके से समझने में मदद मिलेगी। सही बात है। और आठवां, अपनी सामान्य डिजिटल सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ये सिर्फ इस स्कैम के लिए नहीं बल्कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। अपने ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत अलग-अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। और वो 2FA? हाँ, जहां संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जरूर सक्रिय करें। और अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें। ये बेसिक चीजें हैं पर बहुत काम आती हैं। तो ये तो हो गए बचाव के तरीके। हाँ, आपने लगभग सभी जरूरी बातें कह दी। संक्षिप्त में कहें तो मूल मंत्र यही है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज कानूनी रूप से है ही नहीं। पुलिस या कोई एजेंसी वीडियो कॉल पर न तो गिरफ्तार करती है न ही पैसे मांगती है। अगर निशाना बनाया जाए तो याद रखें, घबराएं नहीं, स्टे काम, जानकारी साझा न करें, डोंट शेयर, दावों की पुष्टि करें, वेरीफाई, और घटना की रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने की बात आपने कही तो ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई इस जाल में फंस जाता है या मान लीजिए फंसते फंसते बच जाता है, तो शिकायत कहाँ और कैसे करनी चाहिए? रिपोर्ट करना जरूरी है? हाँ, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। भले ही आपका नुकसान न हुआ हो, रिपोर्ट करने से एजेंसियों को इन अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है। इसके लिए सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। यहाँ आप ऑनलाइन घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये काफी आसान प्रक्रिया है। और अगर पैसे चले गए हों, मतलब वित्तीय धोखाधड़ी हुई हो? हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक मिनट कीमती होता है। इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930? हाँ, 1930। ये सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। इस पर तुरंत कॉल करने से धोखेबाजों के खाते में गए पैसे को फ्रीज कराने या उसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जितनी जल्दी कॉल करेंगे, पैसे बचने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो ये 1930 नंबर बहुत काम का है। हाँ, और ये हेल्पलाइन काफी प्रभावी भी साबित हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसके माध्यम से 9.94 लाख से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 3,431 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को ठगों के हाथों में जाने से रोका गया है। अरे वाह, 3,500 करोड़ से ज्यादा बचाए गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि समय पर रिपोर्ट करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। इन ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन के अलावा क्या पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप हमेशा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी लिखित शिकायत या FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। अब ये बताइए कि सरकार इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है? कुछ हो भी रहा है या नहीं? नहीं, सरकार भी कई मोर्चों पर काम कर रही है। जैसा कि गृह मंत्रालय ने लोकसभा में भी बताया है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। ये केंद्र सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर साइबर अपराधों के खिलाफ एक संगठित लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा है। और तकनीकी स्तर पर क्या कदम उठाए गए? वो जो सिम कार्ड ब्लॉक करने की बात थी। हाँ, कई कदम उठाए गए हैं। I4C ने डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों में इस्तेमाल होने वाले 1700 से ज्यादा स्काइप ID और 59,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक करवाया है। अच्छा। साथ ही पुलिस और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर
15 नवंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार 6.69 लाख से ज्यादा सिम कार्ड्स और 1,32,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं ताकि उनका दोबारा फ्रॉड में इस्तेमाल ना हो सके। 6,99,000 सिम और 1.25 लाख फोन। हाँ, कुछ अन्य स्रोतों में तो ये आंकड़े और भी ज्यादा बताए गए हैं, जैसे 9.42 लाख फर्जी सिम और 2.63 लाख मोबाइल फोन ब्लॉक हुए। आंकड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, पर कार्रवाई हो रही है। और वो अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स जो भारतीय नंबरों की तरह दिखती हैं, मतलब स्पूफिंग वाली, उनके लिए कुछ हुआ? हाँ, उसके ये भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स TSPs के साथ मिलकर एक सिस्टम लागू किया गया है। ये सिस्टम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को पहचानने और ब्लॉक करने में मदद करता है जो भारतीय नंबरों का मुखौटा लगाकर की जाती हैं, क्योंकि यही कॉल्स डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स स्कैम्स और इस तरह की अधिकारी बनकर ठगी करने का मुख्य जरिया बन रही थीं। चलिए, तो अच्छी बात है। तकनीकी और कानूनी कदमों के अलावा जागरूकता फैलाना भी तो बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, शायद सबसे जरूरी यही है और सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में घोषणाएं होती हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं और प्रसार भारती और आकाशवाणी के जरिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि शहरों में जो राहगीरी जैसे आयोजन होते हैं उनका इस्तेमाल करके भी लोगों को इन स्कैम्स के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ये अच्छा है, मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म अप्रोच है। और कानूनी तौर पर क्या बदलाव हुए हैं? कोई सजा वगैरह बढ़ी है? हाँ, जो नया भारतीय न्याय संहिता BNS आया है, उसकी धारा 111 में साइबर अपराध को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे इसके खिलाफ ज्यादा सख्त कार्रवाई हो सकेगी। अच्छा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 के प्रावधान तो खैर पहले से ही लागू हैं और न्यायपालिका भी, मतलब कोर्ट्स भी इस मुद्दे पर अब काफी सख्त रुख अपना रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने तो खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया है। और वो जमानत वाली बात? हाँ, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया है। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में जो 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मिसाल कायम करती है। हाँ, वो पहली सजा थी शायद। जी, लेकिन इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि ये सारे प्रयास अपनी जगह हैं, पर ये जमीनी हकीकत पर कितने प्रभावी हो पा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। खासकर तब जब ये अपराधी अक्सर देश की सीमाओं के बाहर बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती तो है। तो इन सब का निचोड़ क्या है, अगर हम सब कुछ समेटे तो? निचोड़ यही है कि डिजिटल अरेस्ट एक वास्तविक, गंभीर और बढ़ता हुआ खतरा है, लेकिन ये पूरी तरह से एक धोखा है, एक फर्जीवाड़ा है। बिल्कुल, ये अपराधी डर, तकनीक और आपकी जरा सी चूक का फायदा उठाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम जागरूक रहकर, सतर्क रहकर और किसी भी संदिग्ध स्थिति में घबराने के बजाय थोड़ा शांत दिमाग से सोचकर और पुष्टि करके खुद को और अपने आसपास के लोगों को इस जाल से बचा सकते हैं। हाँ, वो 3 बातें जो हमने कही थी। हाँ, 3 बातें गांठ बांध लें। शांत रहें, सत्यापित करें और रिपोर्ट करें। आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा कवच है। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। हम व्यक्तिगत स्तर पर तो सतर्क रह ही सकते हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए किस तरह के बड़े प्रणालीगत बदलावों या देशों के बीच गहरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है? ये बड़ा सवाल है। वो कौन से कदम होंगे जो भविष्य में ऐसी ठगी पर पूरी तरह लगाम लगा सकें? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको इस गंभीर मुद्दे को समझने और इससे बचने में जरूर मदद मिलेगी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। जय हिंद।